हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करेंगे एसएससी 2020 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका हम आज सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के पुराने पेपर, एसएससी सीएचएसएल के पुराने पेपर और एसएससी सीजीएल के पुराने पेपर और साथ में रेलवे के एएलपी के जो पेपर हैं उनसे पुराने क्वेश्चन हमने लिए हैं और उनका बिल्कुल एक डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस निम्न में से शरीर के किस अंग का भाग होता है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो शरीर के किस अंग में पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पेट, यकृत यानी लीवर, किडनी यानी गुर्दे या डी मस्तिष्क। इसमें से मुझे बताना है, ए पेट, यकृत, किडनी और मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है डी यानी इसका मस्तिष्क सही आंसर हो जाता है। तो अब आप लोग कॉपी पेन उठाएंगे और हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ लिखेंगे। तो ये देखिए कहाँ पर पाई जाती है। ये एक मानव मस्तिष्क में एक भाग होता है थैलेमस के नाम से। थैलेमस के ठीक पीछे पाई जाती है, थैलेमस के ठीक पीछे। तो ये तो हुई इसकी पोजीशन। और इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके पूछे जाते हैं कार्य। कार्य से इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हाइपोथैलेमस का मेन काम है शरीर के तापमान का नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो तापमान है उसका नियंत्रण करती है। तो आपको आंसर क्या देना है उसका, हाइपोथैलेमस, आपको उसका आंसर देना है। तो क्लियर हुआ कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस नाम की जो एक ग्रंथि होती है मस्तिष्क में उसके ठीक पीछे पाई जाती है। और मुख्य जो काम है शरीर का तापमान नियंत्रित करना इसका मेन काम है। तो ये बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक लेंस की शक्ति को किससे मापा जाता है, यानी लेंस की जो पावर है उसको किससे डिनोट किया जाता है। उसका मात्रक मुझे बताना है, कैंडेला, एम्पियर, डायोप्टर या केल्विन। तो देखिए लेंस की शक्ति जो है उसे P से डिनोट किया जाता है। P इक्वल टू कितना होता है, 1/F होता है। और जबकि F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। लेंस की शक्ति P इक्वल टू 1/F और F क्या होती है, फोकस दूरी। F क्या होती है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है उसके बराबर होता है लेंस की शक्ति P यानी पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस का जो मात्रक होता है ये होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को किससे डिनोट किया जाता है, D से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो ये लेंस की शक्ति के बारे में थी। अब कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता। क्लियर है। एम्पियर किसका मात्रक है, ये है विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का। और केल्विन किसका मात्रक है, ये है तापमान का। और तापमान का भी कौन सा, SI मात्रक है ये, कौन सा, SI मात्रक। क्लियर है। तो ये बात आप लोगों ने नोट की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 4 जो ऑप्शन दिए हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल मुझे बताना है कि किसमें पाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि आज 12वां नंबर का जो सेट है, तो जो अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल बताना है। ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है इमली, ऑप्शन सी है नींबू, ऑप्शन डी है पालक। क्लियर है। तो अब देखिए मैंने कई बार बता रखा है कि नींबू कुल के जितने भी
फल होते हैं, चाहे नींबू हो, चाहे मौसमी हो, चाहे संतरा हो या और कोई फल हो, उसमें कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड। और जो इमली होती है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड। कॉपी पेन उठाकर नोट करें। क्लियर है? और जो पालक है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो बने अम्ल से। अब देखिए आंवला से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए आंवले में एक तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आंवले में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो एक टेलीनोर नाम का पदार्थ जो है आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टेलीनोर। क्लियर है? दूसरी चीज़ नोट करी। तीसरी चीज़ नोट कीजिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो आंवले का कसेलापन है, आंवले का कसेलापन वो किसके कारण होता है? कसेलापन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आंवले को आप खाते हैं तो अजीब सा उसका टेस्ट होता है, कसेलापन बोलते हैं। तो टैनिन नाम का जो एक पदार्थ होता है, टैनिन पदार्थ, उसके कारण आंवले का जो स्वाद होता है वो कसेलेपन का स्वाद होता है। तो ये आंवले से हमने क्वेश्चन पढ़े। कौन कौन से पढ़े? आंवले से ये पढ़ा कि आंवले में टेलीनोर नाम का पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, और टैनिन नाम का जो टैनिन पदार्थ जो होता है उसके कारण आंवले का जो टेस्ट होता है वो कसेले टेस्ट में पाया जाता है। क्लियर हुआ क्वेश्चन पूरी तरह से? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर डी हो जाता है। पालक में क्या पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और पालक में आप लोगों को पता होगा कि आयरन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, आप लोगों को सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन है थायराइड, एड्रिनल, यकृत या पीयूष ग्रंथि। तो आप लोग सब जानते होंगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर है? अब पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। एक तो इसका स्थान कहाँ होता है? ये मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में, और वो भी उसके निचले भाग में, नीचे भाग में। और निचले भाग में आपको ऐसे ये मटर के दाने की तरह लटकी हुई मिलेगी। ये पूरा मस्तिष्क हो गया तो मटर के दाने की तरह लटकी हुई मिलेगी लास्ट में। क्लियर है? अब पीयूष ग्रंथि के क्या क्या काम होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो शरीर में पानी का संतुलन बनाती है, पानी का संतुलन। और दूसरा जो अन्य ग्रंथि होती हैं, अन्य ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनका जो सक्रियता है, सक्रियता को नियंत्रित करती है, सक्रियता को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो ये बात आप लोग नोट करेंगे। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क के निचले भाग में लटकी हुई होती है, और इसका जो बनावट होती है वो मटर के दाने की तरह होती है। एक बात और याद रखनी है, इससे एसटीएच हार्मोन्स निकलता है जिसको हम वृद्धि हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये शरीर के में जो पानी का संतुलन है उसको बनाए रखती है। साथ साथ जो अन्य ग्रंथियाँ हैं उनकी सक्रियता जो है उनको भी नियंत्रित करती है। तो ये बात आप लोगों ने नोट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संवेग को किस के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? यानी संवेग जो है उसमें किस किस का गुणनफल होता है? द्रव्यमान और जड़त्व, द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और वेग, और द्रव्यमान और त्वरण। तो जो संवेग है, संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है। P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। m क्या होता है? यहाँ पर द्रव्यमान होता है,
और v जो होता है यहाँ पर क्या होता है, वेग होता है। तो आपने देखा कि p इक्वल टू क्या होता है, mv, यानी द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है c, यानी द्रव्यमान और वेग। कभी कभी p का मुझसे मात्रक भी पूछ लेगा, तो p का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। तो ये बात भी आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपियों में और साथ साथ याद भी करते रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट में निम्न में से कौन सा परावर्तक प्रयोग किया जाता है। जो सर्च लाइट है उसमें कौन सा परावर्तक प्रयोग किया जाता है। उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या बेलनाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे कि अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाता है। सर्च लाइट जितनी भी होती हैं, चाहे वो कार वगैरह किसी भी वाहन की हेडलाइट हो या सर्च वाली बैटरी हो, उन सब में अवतल दर्पण पाया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण जो है वो कार के जो पीछे देखने वाले मिरर होते हैं, कार के साइड मिरर, कार या किसी भी वाहन के साइड मिरर जो होते हैं, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। साथ ही साथ आपने किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी आपने विभिन्न प्रकार के दर्पण लगे हुए देखे होंगे, तो ये भी वहाँ पर भी लगते हैं। उत्तल दर्पण कहाँ पर लगता है, भीड़ भाड़ वाली इलाके में नज़र रखने के लिए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर। आपने देखा होगा कि गोल गोल जो हैं रेड कलर के क्या लगे हुए होते हैं, मिरर लगे हुए होते हैं, यानी दर्पण लगे होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, वो भी उत्तल दर्पण होते हैं, जिन्हें इनको चोर मिरर भी कहा जाता है, यानी चोर दर्पण भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में नए जीव का जनक माता पिता के समान होता है। प्रजनन में युग्मक बनते हैं, युग्मन के केंद्रक का संलयन होता है, या वंश विविधता इसमें पाई जाती है। तो देखिए, आप मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। देखिए, सीधे सीधे समझिए, लैंगिक प्रजनन का मतलब है कि जिसमें दो अलग अलग प्रकार के लिंगों की आवश्यकता पड़े, यानी दो अलग तरह के सेक्स की आवश्यकता पड़े, एक तो मेल और एक फीमेल। यानी लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और उसके जो उनका जो निषेचन है उसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, जैसे मनुष्य हुआ, मछलियाँ हुई, मेंढक हुए, कुत्ते हुए, इनके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। क्लियर है। अब बात है यहाँ अलैंगिक प्रजनन की। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसमें केवल एकल जनक होता है, यानी इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है, मेल फीमेल नहीं होता है। क्लियर है। तो उस प्रकार के प्रजनन को क्या कहा जाता है, उस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। और सभी तरह की घास हुई, ये भी अलैंगिक प्रजनन है, पौधे हुए, ये भी अलैंगिक प्रजनन है। और इसमें एक बात ये है कि इसमें जैसे अलैंगिक प्रजनन से जो जनक माता पिता हैं उनके ही समान जीव हमें मिलेगा। जैसे कि अगर मैं अमरूद का पौधा बोऊंगा तो बिल्कुल अमरूद का पौधा वो होगा। लेकिन मनुष्य में क्या है कि भले ही वो अपने पिता की तरह हो, परंतु बिल्कुल समान नहीं होते पिता की तरह। उनका चेहरा बदला हुआ होता है, हो सकता है उनके हाथ लंबे हों, उनके छोटे हों, हाइट भी चेंज हो सकती है। परंतु अलैंगिक प्रजनन में बिल्कुल माता पिता के हूबहू 100% सेम होता है, 100% बिल्कुल सेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर ए सही आंसर हो जाता है, यानी नया जीव जो है माता पिता के समान होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या के, परमाणु संख्या के,
द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ए होता है यानी द्रव्यमान संख्या इक्वल टू किसके बराबर होती है, जेड प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली तो ए माइनस जेड आया। ए क्या होता है, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सही हो जाता है सी। क्लियर है? अब परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, यानी जेड किसके बराबर होता है, जेड होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्लियर है? तो ये बात आप लोग नोट करेंगे कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार एक ही चीज होती हैं। क्लियर है? 9th क्वेश्चन है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम में अंतिम तत्व क्या था। तो देखिए पहले समझ लीजिए कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था। तो न्यूलैंड के समय पर 56 तत्व थे। कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। तो इसने क्या करा, 56 तत्वों को संगीत के 7 सुरों में बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लिखा, यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इनके रूप में लिखा। और नी के बाद जब सा आया तो उसने देखा कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है उसके गुण क्या हैं, समान हैं, उसके गुण क्या हैं, समान हैं। तो इसीलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। परंतु इसने जब उसको बढ़ते हुए क्रम में लगाया तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम तक ही उसका जो पूरा तरह से ये लागू हुआ, यानी कैल्शियम से आगे जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं हुआ, यानी उसके बाद पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण से नहीं मिले। तो ये वहाँ पर जाकर क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप लोगों को 2 बात याद रखनी है। पहली बात कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम। तो इसका आंसर तो हो गया थोरियम। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि न्यूलैंड के समय कितने तत्व थे। तो न्यूलैंड के समय पर 56 तत्व थे कुल। और जो एक क्वेश्चन और बनता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक लागू होता था, कैल्शियम तक लागू होता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर है सोडियम, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। भाई आप लोग तांबे को नहीं काट सकते, सोने को नहीं काट सकते, एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते, किसको काट सकते हैं, हम काट सकते हैं सोडियम को। सोडियम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि निम्न में से किस तत्व को केरोसिन में रखा जाता है। तो इसको केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि इसको अगर हवा से हम क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको रखना है कि सोडियम को किस चीज़ में संरक्षित रखा जाता है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी का तेल भी हम आसान भाषा में कहते हैं। तो ये बात समझ में आई कि ऐसा धातु जो आसानी से चाकू से काटा जा सके सोडियम है। सोडियम को किस चीज़ में संरक्षित किया जाता है, इसको केरोसिन ऑयल में, यानी केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है। क्लियर है? 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। यानी निम्न में से कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का बिल्कुल अलग किया जाता है, अपचयन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस या कैल्सिनेशन। तो देखिए इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि एक
तरल पदार्थ लिया जाता है और तरल पदार्थ में एक को कैथोड बनाया जाता है, एक को एनोड बनाया जाता है, यानी एक को पॉजिटिव बनाया जाता है और एक को नेगेटिव बनाया जाता है, और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ तत्व तो उसके नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर और कुछ पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर चिपक जाते हैं और फिर उनको हम उनसे अलग कर लेते हैं। तो जो उच्च प्रतिक्रिया वाले जो धातु हैं उनका निष्कासन जो है किससे किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रक्रिया से किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाता है कि सबसे पहले जो पदार्थ मुझे अलग करना है उसका तरल बनाया जाता है और तरल के साथ में उसमें एक एनोड और एक कैथोड उसमें डाली जाती है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, जिससे हम देखते हैं कि कुछ तत्व तो पॉजिटिव पर चिपक जाएंगे, कुछ तत्व नेगेटिव पर चिपक जाएंगे। क्लियर है? तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर लेंगे, फिर हम अलग कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग अनुपस्थित होते हैं। पौधों के विभिन्न भाग अनुपस्थित होते हैं। विभिन्न भाग कैसे, यानी जड़, तना और जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, ये सब अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो पौधे होते हैं उनमें आप लोग ये नहीं बता सकते कि ये पत्ती है, ये तना है या ये जड़ है। जैसे मैं आपको देता हूँ, हमारे घर में काई होती है, काई, काई या जिसको हम शैवाल भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो काई में आप ये नहीं बता सकते कि ये जो काई है इसमें ये इसकी पत्ती है, ये इसका फूल है, ये इसकी जड़ है या ये इसका तना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन कौन आते हैं भाई? थैलोफाइटा में आपके कवक आते हैं, कवक आते हैं, आपका शैवाल आते हैं सभी प्रकार के, और आपके लाइकेन आते हैं। क्या आते हैं? 3 चीज़ याद रखनी है, कवक, शैवाल और लाइकेन। और थैलोफाइटा जो है अधिकतर जलीय पौधे होते हैं, यानी ये जल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर काई जम जाती है, तो यही कारण है क्योंकि ये जलीय पौधा होता है। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जो जल में भी और थल में भी दोनों जगह पर पाए जाते हैं, और इनको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। उभयचर, पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। उभयचर का मतलब होता है कि जो जल में भी रह सके और जो थल में भी रह सके, यानी जमीन पर भी और पानी में भी रह सके। अब टेरिडोफाइटा क्या होता है? टेरिडोफाइटा जल पौधों की जो है सबसे उन्नत प्रकार की किस्म होती है, यानी इसमें आप लोग फूल, तना, पत्ती या जड़, इन सबको बिल्कुल अलग से पहचान सकते हैं, यानी ये बिल्कुल पूरी तरह से विभेदित होते हैं, यानी आप लोग इसमें विभेद कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आई? इसका सही आंसर है थैलोफाइटा, यानी थैलोफाइटा ऐसा पौधा होता है जिसमें आप लोग पौधों के अंगों को पहचान नहीं सकते। जैसे कि मैंने बताया था ऑप्शन काई, काई में आप पहचान नहीं सकते कि ये इसकी जड़ है या तना है या फूल है या क्या है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो 13 है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं तो करंट का मान बढ़ जाता है, आधा हो जाता है, कम हो जाता है और समान हो जाता है। अब श्रृंखला में जोड़ते कैसे हैं? आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे श्रृंखला में जोड़ते हैं। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। तो जब आप लोग श्रृंखला में जोड़ोगे तो करंट का मान क्या रहेगा? एक समान। श्रृंखला में क्या रहता है? श्रृंखला में करंट एक समान होता है, और समांतर आप लोग जोड़ेंगे तो समांतर में आपका जो विभवांतर है वो क्या रहेगा? एक समान रहेगा पूरे सर्किट में। नोट करेंगे, श्रृंखला में करंट और समांतर में
विभवांतर। समांतर कैसे जोड़ते हैं? समांतर ऐसे जोड़ते हैं, एक यहाँ जोड़ा और फिर एक यहाँ जोड़ा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट में जो हमारा विभवांतर रहेगा वो पूरी तरह से क्या रहेगा? एक समान होएगा। और अगर कोई परिपथ ऐसा है जिसमें श्रेणी में जोड़ रहा है R1 R2, तो इस परिपथ में जो करंट है यानी विद्युत धारा है वो पूरे परिपथ में समान रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है फोर्थ, यानी जब परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाता है तो करंट का मान क्या रहता है? एक समान रहता है। क्लियर है? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसीलिए मैं बढ़ रहा हूँ। तो मुझे बताना है कि NH4 होल ट्वाइस SO4 में कुल कितने परमाणु हैं? कुल कितने परमाणु हैं? तो देखिए NH4 में कितने हुए? यहाँ एक हुआ और H4 का कितना हुआ? 4। 4 और 1 कितना हुआ? 5। अब बाहर 2 लिखा हुआ है तो गुना कर देंगे 2 से। प्लस S का कितना है? S का है 1 और O के कितने हैं? 4। तो टोटल जोड़ लीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 1 और प्लस 4, 10 और 1 11 और 4 15 कुल परमाणु हो गए। क्लियर है? 15 कुल परमाणु हो गए। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है NH4 होल ट्वाइस, तो अंदर परमाणु करो, अंदर कितने हुए? 1 नाइट्रोजन के 4 हाइड्रोजन के, तो कितने हुए? 5। और 5 को फिर 2 से क्या कर दो? गुना कर दो। तो 10 तो बने इसमें, अंदर वाला जो है ये पूरा, और 1 S हो गया और 4 O हो गए, 1 S हो गया और 4 O हो गए। तो 10 और 1 11 और 4 कितना हुआ? 15 मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो ए इसका सही आंसर हो जाता है, यानी 15 इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में लिखा गया? परमाणु द्रव्यमान, आयनीकरण के बढ़ते क्रम में, परमाणु के आकार के बढ़ते क्रम में, या परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में? तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को बढ़ते क्रम में लिखा गया था। किस में? बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाता है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले। क्लियर है? और इसमें जो है परमाणु क्रमांक जो है उनको बढ़ते क्रम में लिखा गया है, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी थी उसको लिखा गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, जबकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसे द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखा गया था। तो आई होप आपका क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी कर दें, और अपने दोस्त और साथी जो अभी अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखे हुए हैं तो उनसे ये चैनल शेयर करें, और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी एक नए सेशन में जिसमें हम नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ नई चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।